तो अपने कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका में हरियाणा की चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, यानी कि जनता के फैसले का दिन है। 8 अक्टूबर को इंडिया न्यूज पर आप सबसे पहले तेज नतीजे देख पाएंगे और जानेंगे कि जनता के दिल पे आखिर किसने राज किया है। आज सभी पार्टियों ने आखिरी दिन प्रचार में अपना पूरा जोर लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने रैलियों में हिस्सा लिया। हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतर रही है, तो 2 चुनाव से सत्ता दूर कांग्रेस को वापसी की उम्मीद है। वहीं चुनाव में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कि जेजेपी, एएसपी, बहुजन समाज पार्टी, आईएनएलडी मैदान में है, तो वहीं दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भी जोर आजमाइश की है और कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी होना है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज, ओपी धनखड़ और विनेश फोगट खास हैं। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में बीजेपी 40 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही है और उसे 31 सीटें मिली थी। 10 सीट जेजेपी को मिली थी। सवाल अब यह है, इस बार क्या होगा? ग्राउंड रिपोर्ट और ताजा हाल बताने के लिए मैं अपने संवाददाताओं के पास चलूंगा। हम सीधे उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर हरियाणा का हाल क्या है, हरियाणा की स्थिति क्या है। सोनीपत से पिंकी धड़कन हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे हम पूछेंगे। गुरुग्राम चलेंगे जहां पर गुलशन मेरे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ दीपक शर्मा पंचकुला से मेरे साथ मौजूद होंगे, उनके पास हम चलेंगे, विस्तार से पूछेंगे। सबसे पहले दीपक के पास चलूंगा। दीपक, क्या मानते हैं आप, हरियाणा में अब प्रचार तो खत्म हो गया, लेकिन अभी डोर टू डोर कैंपेन होगा, रात को मेल मुलाकात होगी और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन हरियाणा का ये रण कुछ अलग संकेत दे रहा है। जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा का अगर बात करें 2024 का यह रण है जिसमें तमाम राजनीतिक दलों की साख दांव पर है। साख इसलिए भी कहें क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो 10 साल से सत्ता में दूर है और उसे सत्ता में आने की बात कर रही है। अगर बात करें तो लगातार प्रयास भी किए गए, स्टार प्रचारक पहुंचे। आज भी राहुल गांधी जो है उन्होंने दौरा करा, 3 दिन से रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसने केंद्र में अगर बात करें एनडीए की, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में बीजेपी थी और तीसरी बार आने की हैट्रिक की बात कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी की बात करें जो कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को लेकर के एक बार लड़ाई लड़ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल जो कभी हरियाणा की प्रमुख दल हुआ करती थी, आज उसको अपने वर्चस्व की बात है। इसी तरीके से आपने जिस तरीके से बात करी बीएसपी, एएसपी, आम आदमी पार्टी, तमाम राजनीतिक दल, लेकिन इस बीच 90 विधानसभाओं के लिए 1028 उम्मीदवारों की जो साख है वो दांव पर है। 1028 उम्मीदवार हैं 90 विधानसभाओं से और इनकी जो किस्मत है वो हरियाणा के 2,03,54,550 मतदाता जो हैं वो इनकी जो किस्मत लिखेंगे। आखिर किस राजनीतिक दल का क्या है। वादे, दावे, संकल्प पत्र, गारंटी, ऐसी तमाम घोषणा पत्र, ये तमाम बातें बीते दिनों में चली। लगातार लोगों के बीच गए, तमाम स्टार प्रचारक भी गए। कहीं 2000 पेंशन का 2000 रुपए की बात की गई 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए, कहीं 2100 की बात की गई, 6000 पेंशन की बात, 500 रुपए सरेंडर। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपनी बातें और दावे रखे, लेकिन अब चुनाव प्रचार क्योंकि थम गया है। आज चुनाव प्रचार थम गया है। हालांकि अभी मुलाकातों का दौर रहेगा और असली चुनौती भी अभी बाकी है। तमाम राजनीतिक दल, तमाम उम्मीदवार जो हैं वो प्रयास करेंगे, क्योंकि 1028 उम्मीदवार हैं अभी भी चुनाव मैदान में 90 विधानसभाओं को लेकर, जिनकी साख दांव पर है, जो लगातार प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच थे। लेकिन अब क्योंकि मतदान जो है वो 5 तारीख को होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक मुद्दों के बाद जो अब दौर है वो मुलाकातों का है, जो दौर है वो जोड़ तोड़ का है। आज भी हमने देखा कि एक बड़ा बदलाव हरियाणा में बात करें अशोक तंवर जो कभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष होते थे। हाँ, ये बड़ा संकेत है। इस बार ये कह सकते हैं दीपक ये कह सकते हैं कि एक तरफ शैलजा की बात हो रही थी, शैलजा की नाराजगी की बात हो रही थी, बीजेपी से मुद्दा भी बना रही थी, और पहले कभी कांग्रेस का दलित चेहरा अशोक तंवर जो हरियाणा में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और राहुल गांधी की टीम में भी थे, अचानक से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी अशोक तंवर के जरिए।
देखिए, इसे सर्जिकल स्ट्राइक ही कहा जा सकता है। जिस तरीके से अशोक तंवर, जो कि अभी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उससे कुछ दिन पहले ही शामिल हुए थे अशोक तंवर। भाजपा में कोई पुराना उनका वो नहीं है, लोकसभा चुनावों के दौरान शामिल हुए, उम्मीदवार बने, कुछ दिन तक रहे। और आज भी अगर हम बात करें, जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए उससे 1 घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी की ही एक उम्मीदवार के लिए प्रचार करके वो सीधा राहुल गांधी के पास पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और वो भी उस दौर में जब कुमारी शैलजा अपनी लड़ाई लड़ रही है, कुमारी शैलजा जो नाराज चल रही है, कुमारी शैलजा जो आज सुबह ही सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करती है, कुमारी शैलजा जो 12 तारीख से लेकर 26 तारीख तक चुनाव प्रचार से दूर रही थी। कहीं ना कहीं अनुसूचित दल, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इनकी अनदेखी की बात की गई थी। अभी भी कुमारी शैलजा ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कब बात करी होगी आखिरी बार। ये जब लड़ाई चल रही है, उस बीच अशोक तंवर, जो कभी कुमारी शैलजा के ही सहयोगी होते थे, हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, कुमारी शैलजा भी हालांकि प्रदेश अध्यक्ष रही, वो आखिरकार पार्टी में एंट्री कर जाते हैं। और जब वो एंट्री करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि एक और धड़ा सामने आ गया है। हालांकि ये कुमारी शैलजा के साथ खड़े भी नजर आएंगे आने वाले समय में, क्योंकि पहले भी रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कई बदलाव भी देखे गए, लेकिन ये तब हुआ है जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था, उससे कुछ घंटे पहले शामिल हुए हैं। तो ये तमाम बातें रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसका कितना असर रहता है। बीजेपी ने जो तमाम बातें रखी, तमाम स्टार प्रचारक रहे, आज नितिन गडकरी रहे, राजनाथ सिंह रहे, बीते दिनों में प्रधानमंत्री पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, तमाम नेता रहे, उसका कितना असर रहता है। अरविंद केजरीवाल ने तमाम प्रयास करे, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल है, लेकिन उसी के बीच में, दिल्ली से पंजाब के बीच में ये हरियाणा आता है, जहां से अरविंद केजरीवाल खुद को अपना बेटा, हरियाणा का बेटा कहते हैं, हिसार का बेटा कहते हैं। हरियाणा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए, इस बार वो प्रयास किया, लेकिन अभी भी हम कहें तो आने वाले दिनों में देखेंगे क्या रहता है। वो उन्होंने जरूर कहा कि सत्ता का रास्ता आम आदमी पार्टी से होकर जाएगा। ये दावे और वादे तो सभी के रहे, कितना रहता है तमाम उसका इंतजार तो 8 तारीख को करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आप। और गुलशन ग्रोवर, जो कि गुरुग्राम में हमारे संवाददाता है, उनके पास चलेंगे। दिल्ली से सटा हुआ गुलशन गुरुग्राम है, और संकेत राजनीति के गुरुग्राम से ही शुरू हो जाते हैं। दोनों पार्टियों में एक जैसी स्थिति, यानी कि बड़ा विद्रोह, नाराजगी, विद्रोही वो कांग्रेस में भी है तो बीजेपी में है। दोनों पार्टियों ने अपने लोगों को संभालने की कोशिश की, अपने पार्टी के लोगों को साथ देने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच आपको कौन सी हवा इस विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रही है? मुद्दे क्या है? देखिए, ये जो गुरुग्राम जिला है और ये पूरा साउथ हरियाणा इसे कहा जाता है हरियाणा में, क्योंकि अलग अलग बेल्ट है। कोई जीटी रोड बेल्ट है, कोई साउथ हरियाणा बेल्ट है, कोई बांगर बेल्ट है। इस तरह से तमाम जो बेल्टे के नाम से हरियाणा की राजनीति में अलग अलग बेल्टे हैं। ये साउथ हरियाणा बेल्ट है, और साउथ हरियाणा बेल्ट का अगर हम कहें, बीजेपी में अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो बीजेपी को मिलता है। 2014 में इसी साउथ हरियाणा से 11 की 11 सीटें जो साउथ हरियाणा में है, हालांकि सीटें अगर हम गुरुग्राम जिले की कहें 4 सीटें हैं, इसी तरह अगर हम महेंद्रगढ़ जिले की कहें 4 सीटें हैं, रेवाड़ी जिले की कहें 3 सीटें हैं। ये टोटल अगर हम कहें तो ये 11 सीटें हैं। 11 की 11 सीटें बीजेपी ने 2014 में जीती थी, और वहीं अगर 2019 में कहें तो ये 11 में से 9 रह गई थी। अब 2024 जो कि बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी ने बेशक यहाँ से जो राव इंद्रजीत सिंह है, गुरुग्राम से सांसद है, साउथ हरियाणा में उनका एक अपना नाम है, अपने ही कैंडिडेटों को वो चुनाव में उतारते हैं, और उनके लिए वो पार्टी में लड़ते भी हैं कि इन्हीं को टिकट मिलनी चाहिए। इस बार हमने ये देखा है कि राव इंद्रजीत सिंह को फ्री हैंड दिया गया, चुनाव प्रचार कराने के लिए भी फ्री हैंड दिया गया, और जिन टिकटों को लेकर राव इंद्रजीत सिंह मांगना चाहते थे वो टिकटें भी उन्हें मिली। ऐसा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं हैं, और ये बात सामने भी है कि राव इंद्रजीत ने जो कहा वो हुआ। अब ऐसे में राव इंद्रजीत के लिए चुनौती बड़ी होगी कि राव इंद्रजीत ने जिन भी उम्मीदवारों के लिए टिकट मांगे, वो अब उन उम्मीदवारों को जिताना राव इंद्रजीत सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती है। बावल सीट कृष्ण कुमार को उन्होंने टिकट दिलवाई, उनको वो जिताना बेहद जरूरी है। नारनौल की बात कर ले, अटेली में उनकी बेटी खुद स्वयं है, रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव है, कोसली से अनिल दाहिना है, उनको भी उन्होंने टिकट दिलाई। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा है, वो भी उन्होंने ही उनको टिकट दिलाई। इसी तरह से जो टिकटों का जो पटौदी से है, बिमला चौधरी, उन्होंने टिकट दिलाई। तो अब ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। बेशक रैलियों का दौर चला,
लगभग अगर हम भाजपा की कहें तो पूरे हरियाणा में 150 से ज्यादा रैलियां हुई, जिसमें लगभग 4 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुई। अब इन 4 रैलियों में लगभग इन्होंने कई सीटों को साधने की कोशिश की। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी लगभग 75 से ज्यादा रैलियां हुई, और उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करें, उन्होंने भी लगभग 3 कुल से 4 मिलाकर रैलियां हर की, उसमें पद राजनीतिक यात्राएं भी पार्टी की। ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, हर नेता ने लोगों को भरोसा जताने की कोशिश की है। पिंकी धनखड़ सोनीपत से हमारे साथ मौजूद है। पिंकी, हम देख रहे थे कि लगातार आप लोगों के बीच जाकर मुद्दों को टटोलने की कोशिश कर रही थी, लोगों को चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में हम देख रहे थे कि किस तरीके से वो हुड्डा परिवार पर निशाना साध रहे थे, गांधी परिवार पर निशाना साध रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार करती है, कुछ नहीं करती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। 10 साल तक सत्ता में बने रहना कोई आसान बात नहीं होती है। अब तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी टक्कर दे रही है और अपने आप को बचाए और बनाए रखने की जुगत में लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच, जनता के बीच जाकर आपको क्या महसूस हुआ? कौन से वो मुद्दे हैं जो असर कर रहे हैं? कौन से वो मुद्दे हैं जो सरकार से छूट गए हैं? कौन से वो मुद्दे हैं जिनको अपने दिमाग में रखकर लोग वोट करेंगे? बिल्कुल मनोज जी, लगातार हम लोग जनता के बीच में थे और इंडिया न्यूज़ की टीम ने जो है वो लगातार यहाँ पर मुद्दे टटोलने की कोशिश करी। अभी तक तस्वीर जो है खासी साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि समझ लिया जाता है तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखे जाते हैं। ऐसे में जो यहाँ पर रणनीति इस बार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में देखी गई है वो भी साफ तौर पर बदली हुई देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से टिकट बंटवारा को लेकर जो तामझाम देखे गए वो बिल्कुल अलग थे। जो रणनीति पहले भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा की सियासत में देखी जाती थी, इस बार वो बिल्कुल बदली हुई नजर आई। हर वर्ग को साधने की कोशिश करते भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी नजर आए, लेकिन कितना असर इसका होगा ये वक्त बताएगा। महज कुछ दिन का वक्त है, उसके बाद ये भी साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है इस बार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है ये भी साफ होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ, इंडी गठबंधन के साथ जिस तरीके से इंडी गठबंधन के तहत जो इनका गठबंधन होना था उसके लिए साफ हुड्डा साहब ने मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हम खुद ही अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ पर और जीत भी दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए थे उस वक्त कड़ी टक्कर जो है वो देखी गई थी और मैच जो था वो पूरी तरह से इक्वल पे ड्रॉ हो गया था। 5-5 का सीटों का बंटवारा जो है दोनों साइड में देखा गया था, इसीलिए यहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लोगों में कुछ नाराजगी जरूर देखी गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रत्याशियों के चेहरों पर खासा ध्यान इस बार लोगों का नजर आ रहा है। जहां कहीं पर भी हम गए हैं, काफी सारी सीटें हैं जो हमने कवर की हैं। नजर आ रहा है और इस बार तो हरियाणा की राजनीति में ये बताया जा रहा है कि निर्दलीय कुछ खेल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्दलीय भी चुनकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पिंकी का।